पर्पस वापस दिए जाते हैं, यस, गुड्स रिटर्न किए जाते हैं। जो गुड्स को देता है उसे क्या बोला जाएगा? बेलर, और जिसे दिया जाता है उसे बेली बोला जाएगा। क्या बेलमेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्या बेलमेंट में कंसिडरेशन नेसेसरी है? कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हमारा ग्रेटिट्यूड होता है, आपने आपके फ्रेंड को आपका शर्ट यूज करने के लिए दिया, उसको पसंद आया, यूज करने के लिए 2-4 दिन में वापस दे देना, क्या उससे कोई पैसा लोगे? देते हो क्या ऐसा आपकी चीजें यूज करने को फ्रेंड को? हाँ, नहीं देता है, वापस नहीं मिलता। अच्छा, वो अलग बात है, बट क्या उसके लिए आपको ही, हाँ, वो गिफ्ट हो जाएगा। क्या वो वापस आप उनसे कोई कंसिडरेशन लेते हो? नहीं लेते हो। बट गाड़ी सर्विसिंग को दी तो उनके पोजीशन में गाड़ी रहती है फॉर सम डेज, बट दैट टू विथ सम कंसिडरेशन। तो जो ग्रेटिट्यूड होता है दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, और जो नॉन ग्रेटिट्यूड होता है दैट इज विथ सम कंसिडरेशन। क्या बेलर के क्या ड्यूटीज है? टू डिस्क्लोज द फैक्ट अबाउट द गुड्स। गुड्स में कुछ खराबी है या क्या कुछ डिफॉल्ट है तो वो क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग द गुड्स वो बेयर करना चाहिए। अगर बेलर के वजह से या बेलर के टाइटल रॉन्ग वजह होने की वजह से बेली को कोई नुकसान होता है तो बेली को इंडेमनिफाई करना चाहिए और वापस बेली ने जो गुड्स दिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बेली के क्या ड्यूटीज है? टू टेक केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जैसे कि एज इफ वो गुड्स खुद का है, उसने ध्यान देना चाहिए। क्या गुड्स का अनऑथराइज यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या बेलर के गुड्स उसके ओन गुड्स के साथ मिक्स कर सकता है? नहीं कर सकता है। गुड्स को रिटर्न देना जरूरी है, रिटर्न देना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है गुड्स से तो क्या वो भी रिटर्न देना चाहिए? यस, ये हो गए ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। राइट ऑफ बेलर, क्या बेलर चाहो तो बीच में से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? जहां मेरे को नहीं मेरे गुड्स लेंड करना है या मेरे को नहीं मेरे गुड्स देना है, बट उसके लिए क्या बेलर को कुछ डैमेजेस पे करना पड़ेगा? क्योंकि बेली को फॉर दैट रीजन क्या हुआ है? इनकन्वीनियंस हुआ है। क्या ग्रेटिट्यूड के केस में डैमेजेस इज नॉट पेड, नॉन ग्रेटिट्यूड के केस में डैमेजेस विल बी पेड। अभी क्या बेलर हैव राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम? यस, सो डैमेजेस पे करना पड़ेगा। क्या अगर रॉन्ग डूअर है, मतलब एनी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है, बेलर या बेली दोनों को क्या कर रहा है? गुड्स यूज नहीं करने दे रहा है या ऐसा क्लेम कर रहा है कि गुड्स मेरे हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट केस करने का राइट बेलर बेली दोनों को है? यस, उससे जो भी पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा, क्या दोनों प्रोपोर्शनेटली आपस में बांट के लेने वाले हैं? हाँ। राइट टू फाइल सूट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन द बेली। बेली ने अगर गुड्स का कोई अनऑथराइज यूज किया या किसी को रीसेल कर दिया, प्लेज कर दिया, तो क्या बेलर के पास राइट होता है टू फाइल केस अगेंस्ट द बेली? होता है। क्या कंपेंसेट करके मिलेगा बेलर को बेली थ्रू? यस। नाउ देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ बेली। बेली का क्या राइट है कि जॉइंट बेलर से, मतलब एक से ज्यादा बेलर है, उन्होंने गुड्स को प्रोवाइड किया तो किसी को भी वापस देते टाइम पे वो गुड्स देगा कि सब लोग साथ में होने चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड। वन ऑफ द जॉइंट बेलर को क्या कर सकता है? गुड्स दे सकता है। अगर बेली ने कोई खर्चा किया है खुद के जेब से जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या वो बेलर से इंडिमनिफाई करके लेगा? यस, करके लेगा। फॉल्ट, अगर गुड्स में कोई फॉल्ट हो तो, जैसे ब्रेक फेल है और बेलर ने बताया नहीं ब्रेक फेल की वजह से इसका इधर इतना नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पैसा क्या वसूल करके लेगा? यस, डेफिनेटली। अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं बेलर ने, जैसे गाड़ी जब ली तब से टायर पंक्चर ही था, तो बेली ने क्या किया? टायर का पंक्चर निकाला, उसको जो भी 100-150 रुपया लगता है, आई डोंट नो, तो वो पैसा किससे किया? That is extraordinary expenses and that has been recovered by the bailor. अगर टाइटल ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम है, गुड्स वापस रिटर्न करते टाइम पे जो बेलर है वो बोल रहा है मैं इसका ओनर हूँ, या उसके साथ कोई दूसरा थर्ड पर्सन बोल रहा है मैं इसका ओनर हूँ, यहाँ पे बेली कंफ्यूज हो गया कि मैं गुड्स रिटर्न करूँ तो किसको करूँ? अल्टीमेटली बेली का क्या ड्यूटी होता है? टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। सो इन दैट केस बेली विल हैव राइट टू गो टू कोर्ट। वो जो उसका, नो नॉट
लीन नहीं आएगा। बेली क्या करेगा, कोर्ट में अप्लाई करेगा कि सर मेरे को गुड्स रिटर्न करना है, बट मुझे यही नहीं समझ रहा है कि मैं किसको रिटर्न करूं। तो अल्टीमेटली उसको कोर्ट में जाने का पूरा राइट होता है। अगर बेली को उसका पैसा नहीं मिला इंडिमनिफाई करके, तो क्या वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। क्या होता है जनरल लीन? जनरल लीन का मतलब होता है कि आप कोई भी गुड्स के लिए आपका लीन का मतलब क्या? कब्जा करना। कब्जा करना, गुड्स जिसके पास है वही गुड्स उसके पास रखना। एक होता है जनरल लीन और एक होता है पर्टिकुलर लीन। व्हाट इज पर्टिकुलर लीन? ओनली फॉर द पर्टिकुलर गुड्स क्या किया जाता है, उसके लिए लीन एक्सरसाइज किया जाता है। जनरल लीन कैन बी एक्सरसाइज फॉर अदर गुड्स ऑल्सो, है ना। बेलमेंट कैसे टर्मिनेट होगा? आपका जो बेलमेंट का ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया, बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। या अगर बेलर या बेली का डेथ हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। या बेलर या बेली को कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू करना है तो बाय नोटिस वो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर आपका जो भी पर्पज है, फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज से आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब अल्टीमेटली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। जो जिसको गुड्स मिलता है उसे फाइंडर, ये पता नहीं मुझे कि हर यूनिट में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का क्यों दिया है। आपको एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट है, उसमें पूरा ऑलरेडी डिटेल गिवन है। जिसको गुड्स मिलता है या जिसने गुड्स उठा लिया उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इम्पोज होते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। So that will be imposed by law, that is known as quasi-contractual obligation, and the person who find the goods is known as finder of the goods. लीन कब तक एक्सरसाइज कर सकते? जब तक हमारा डेट पूरा नहीं होता है, जब तक हमारा क्लेम सेटिस्फाई नहीं होता है। 100 रुपए आने हैं, इसके लिए मैंने ये फोन पे लीन किया। सामने वाले ने अगर 100 रुपए दे दिए तो मैंने फोन वापस देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। सो लीन कैन बी एक्सरसाइज ओनली टिल क्लेम हैज बीन सेटिस्फाइड। क्लेम कंपेंसेट हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो लीन खत्म हो जाएगा। प्लेज क्या होता है? प्लेज, प्लेज भी क्या लीन है क्या? प्लेज या बेलमेंट है कि लीन है कि क्या है? प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब हिंदी में बोलो, गिरवी रखना। जैसे आपको गोल्ड लोन वगैरह मिलता है, गिरवी रखना किसी के पास गुड्स, और क्या करता है, फॉर द टाइम बिंग आपको वो पैसा देता है। जैसे ही आपने आपका क्लेम सेटिस्फाई कर दिया, पैसा वापस दे दिया, आपको आपके गुड्स मिल जाएंगे। तो प्लेज, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी। पर्पज क्या है स्पेसिफिकली? सिक्योरिटी। बट बेलमेंट में बाकी गुड्स देने के पीछे पर्पज कुछ भी अलग हो सकता है। जैसे आपने गाड़ी दी, सर्विसिंग करानी होगी, यूज करनी होगी। पाव भाजी की प्लेटें दी, किसी को पाव भाजी की प्लेट में पाव भाजी खानी होगी। सो पर्पज कैन बी डिफरेंट, बट ओनली प्लेज के पीछे पर्पज क्या है? सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, है ना। अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी होना चाहिए। कल जाके उस आदमी ने लोन नहीं दिया वापस, तो हम क्या करेंगे? वो गुड्स को सेल करके उसका पैसा रिकवर करेंगे। द बेलर इन दिस केस इज नोन एज प्लेजर या पॉनर बोला जाता है। बेलर मतलब क्या? जो गुड्स को लेंड करता है। और बेली मतलब क्या? जिसको गुड्स लेंड किया जाता है उसे प्लेजी बोला जाएगा। क्या है राइट प्लेजी के? राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। जो गुड्स प्लेज किया है सामने वाले ने, क्या उसने उसको रिटेन करना चाहिए? क्या यूज करना चाहिए? क्या रिटेन करना चाहिए? जब सामने वाला डेट ना दे पाए उसके बाद उसको नोटिस देना पड़ता है कि सर आपने डेट नहीं दिया है, हम आपका गुड्स सेल कर रहे हैं। आफ्टर नोटिस ही कैन यूज और सेल इट। तब तक उसको क्या रखना पड़ेगा? उसके सेफ कस्टडी में। यस yes. अगर सब्सिक्वेंट डेट मतलब क्या है? एक डेट है या एक से ज्यादा डेट है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, सामने वाले पार्टी ने एक एज अ सिक्योरिटी गोल्ड रखा थोड़ा सा, तो क्या कोई भी डेट के अगेंस्ट वो गुड्स को रिटेन कर सकता है? हाँ, पहले सारी डेट को क्लियर करो फिर हम गुड्स को वापस देंगे। सिक्योरिटी, हाँ ऑफ कोर्स नॉट लायबल। सिक्योरिटी तो संभालना चाहिए ना। अगर गोल्ड तूने सपोज गोल्ड गिरवी रखा है कहीं पे बैंक में या कहीं पे, बैंक ने लोन दिया, बैंक का क्या लाइबिलिटी है? वो जो गिरवी रखा हुआ चीज है उसको रिटेन करना। बैंक ने घुमा दिया तो ऑफ कोर्स आर यू लाइबल टू पे बैक द लोन? नॉट एट ऑल, क्योंकि वो गोल्ड का जितना अमाउंट है उतना लोन का होगा, है ना। तो
कभी भी सिक्योरिटी ज्यादा रहता है। इन केस अगर ऐसा कभी नहीं होगा, बट इन केस अगर प्लेजी ने सिक्योरिटी खो दिया या कुछ हो गया, तो ऐसे केस में आप तो लोन देने के लिए लाइबल हो ही नहीं, प्लस यू कैन क्लेम द डैमेजेस। अरे हमारा गुड्स है, हम उसको छुड़वाने वाले थे। छुड़वाना मतलब गिरवी रखी हुई चीज को वापस ले आना। आपने ऐसे कैसे ये कर दिया? ये तो नॉर्मल स्यू कर सकते हो आप, यू कैन क्लेम द कंपेंसेशन। क्या फायदा मतलब? अच्छा, वो इतने अच्छे भाव के लोग नहीं रहते अभी। अल्टीमेटली सी, यू हैव अ ज्वेलरी, इमेजिन यू हैव ज्वेलरी ऑफ योर वाइफ, ठीक है, और वो ज्वेलरी है 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का सोना रखा है। सो आपने 20 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखा है एंड बदले में 20 लाख रुपए कैश लिया। 1 मंथ का ड्यूरेशन है। 1 मंथ के इसमें आपका क्या प्लान है कि बाबा आई विल पे 20 लाख रुपीज एंड देन यू विल टेक बैक द गोल्ड। अभी मार्केट प्राइस बदल गई, 1 महीने में पूरा ऊपर नीचे हो गया गोल्ड का। सो अल्टीमेटली जो ऊपर का सरप्लस है उतना तो लॉस हो गया, तो वो क्लेम करने के लिए हम लाइबल है। सामने वाले पार्टी ने वो गोल्ड क्या कर दिया, खो दिया। सो अल्टीमेटली वी विल क्लेम द अमाउंट ऑफ द गोल्ड। जो 20 लाख का लोन है वो तो है ही, बट क्या उसके ऊपर कोई सरप्लस पैसा है तो हम उसको लेने के लिए लाइबल होते। प्लेजी का ये ड्यूटी होता है कि जो गुड्स उसके पास प्लेज किए गए हैं एज अ सिक्योरिटी, उसको सेफ रखना है। अगर नहीं रखा तो उस पर केस हो सकता है, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। लोन का और रेट चेंज होने का क्या संबंध? ओके, सपोज एग्जैक्टली, बट वो जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला एक पॉइंट है, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट दैट गोल्ड जो मैंने गिरवी रखा है, आप ऐसा बोल सकते हो, या आई वॉन्ट दैट ज्वेलरी जो मैंने गिरवी रखी थी। सो यू कैन स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर उससे वो नहीं हो पाया तो उसको जितना भी डिसाइडेड बाय कोर्ट है डैमेज पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गोल्ड का ब्रिक था जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मनी के जैसा है। 10 रुपए की इधर नोट है, 10 रुपए की उधर नोट है, आइदर ऑफ द नोट यू चूज, इट डजेंट मैटर। बट अगर गोल्ड का ज्वेलरी है, जिसको मतलब कोई ऐसा आर्टिस्टिक तरीके से ज्वेलरी है बेसिकली, सो क्या हर ज्वेलरी अलग होता है? एंड व्हाट इफ यू वांट द सेम ज्वेलरी? सो यू कैन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मेरे को डैमेजेस से कुछ नहीं होगा। मैंने जो आपके पास सिक्योरिटी रखी है, आपका लाइबिलिटी था कि उसको सेफ कस्टडी में रखे। मुझे वही गोल्ड वापस चाहिए, बनवा के दो या कुछ भी करो। और उस दिन मार्केट रेट बहुत ज्यादा हो गया गोल्ड का, जब आपने गोल्ड दिया था 20 लाख रुपया, अब वो 22 लाख रुपया हो गया, तो उसको ऊपर के 2 लाख का बनवा के देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव सूड हिम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वही चाहिए। यू कैन डू दैट। सलमान खान का केस, सलमान खान ने बोला था किसको? संजय लीला बंसाली सर मैंने दूसरी मूवी में साइन कर दिया है, मैं आपको है संबंध है, मैं आपको क्या करूंगा, डैमेजेस पे करूंगा, आई डोंट वांट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपको प्लेजी ने बोला सर मेरे से गलती हो गई, मैं आपको डैमेजेस पे करूंगा, मेरे से खो गया वो गोल्ड, बट क्या आप बोल सकते हो नहीं मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, आई वांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यू कैन से। तो उसके लिए उसका जो लॉस हुआ है या उसके लिए उसको जो स्पेंड करना पड़ा है, दैट विल बी डैमेजेस फॉर हिम, है ना? समझा क्या? नो नो, कोर्ट कैन नॉट डील। राइट्स ऑफ प्लेजर, प्लेजर का क्या राइट होता है? पैसे वापस देके गुड्स को रिडीम करके लेना। पैसे देने के बाद भी अगर प्लेजर गुड्स नहीं दे रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। सर टाइम बचा है, मतलब हमारा 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं पैसे दे रहा हूँ फिर भी गुड्स नहीं दे रहे, सो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, नो प्रॉब्लम। प्लेजी की क्या ड्यूटी है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड, नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स। जब डेट रीपे होता है तो गुड्स को वापस देना पड़ेगा। सिक्योरिटी वाले गुड्स को खुद के गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है, कोई इनकंसिस्टेंट एक्टिविटी नहीं करना, या फिर वो गुड्स से अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो उसका ट्रू ओनर है वापस देना पड़ेगा। प्लेजर के क्या ड्यूटीज है? क्या उसको डेट पे करना होगा? यस, प्लेजर विल हैव टू पे द डेट। अगर प्लेजी ने कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है गुड्स को सही रखने के लिए,
तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे के लिए पैसा देना पड़ेगा। उसको गुड्स जो गिरवी रख रहा है उसके सारे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सारे जो फैक्ट्स है। नहीं तो वो गिरवी रख रहा है कि ऐसा उसने बोला कि ये 1 kg सोना है, उसमें उसने कुछ तो मिला दिया या फ्रॉड किया, तो ये फ्रॉड का केस हो जाएगा। तो ही विल हैव टू डिस्क्लोज ऑल द नेचर ऑफ द गुड्स। टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गुड्स का ओनर है वही क्या कर सकता है? गुड्स को गिरवी रख सकता है। बेली क्या गुड्स को प्लेज कर पाएगा? नहीं, बिकॉज बेली इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। बेली इज नॉट, और जो गुड्स का ओनर है वही गुड्स को आइदर प्लेज करेगा, सेल करेगा, रीसेल करेगा। देन कुछ लोग, जैसे रूल क्या है कि ओनली ओनर ऑफ द गुड्स कैन प्लेज द गुड्स, जिसका ओनरशिप है। बट वी हैव सम केसेस जहां पे जो गुड्स का ओनर नहीं है वो क्या कर सकता है? नॉन ओनर भी प्लेज कर सकता है। जैसे मर्केंटाइल एजेंट, मैंने किसी को काम करने के लिए अपॉइंट किया है, मेरे डायरेक्शन पे क्या वो गुड्स को प्लेज कर सकता है? हाँ, पर थर्ड पर्सन ने प्लेज किया जैसा ही हुआ, बट क्या वो स्टिल वैलिड है? यस। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन के अंडर अगर हो तो प्लेज कर सकता है। जैसे गुंडू भाई, जो गुंडू भाई के पास कुछ, गुंडू भाई ने क्या किया था? आजोबा से कुछ गोल्ड लिया, आजोबा से कुछ गोल्ड लिया, और जैसे आजोबा कंप्लेंट करे उसके पहले वो गोल्ड को क्या कर दिया? प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया। बट जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, क्या उसने गुड फेथ में गुड्स को बाय किया? गुड फेथ में गुड्स को बाय किया, सो दैट प्लेज वुड बी कंसिडर एज वैलिड इन आइज ऑफ दैट थर्ड पर्सन। क्या आजोबा कैन रिकवर फ्रॉम द गुंडू भाई? यस, ही विल। प्लेज वेयर द पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। जनरली जो प्लेजर है इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स, द प्लेज इज वैलिड टू द इंटरेस्ट। मतलब गुड्स में या जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें अगर कोई बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट हो तो अप टू दैट इंटरेस्ट वो प्लेज क्या बन जाएगा? वैलिड हो जाएगा। जैसे आपको 2,000 का पड़ा मोबाइल मिला और आपने उसको सही करने के लिए 3,000 ऊपर ऊपर खर्चा किया, तो अल्टीमेटली क्या सब्जेक्ट मैटर में आपको इंटरेस्ट आ गया? हाँ, 2,000 की चीज पे आपने 3,000 स्पेंड किया, सो अल्टीमेटली अभी ओनरशिप आपका हुआ, या आपका इंटरेस्ट कितना बनता है उसमें? 3,000। सो अप टू 3,000 यू आर लाइबल। अगर को ओनर है, मतलब एक से ज्यादा ओनर, को ओनर ने अगर गुड्स को सेल किया तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? यस। सेल प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन। अगर कोई बायर या सेलर है उसके पोजीशन में गुड्स है, मतलब वो अनपेड सेलर बोला जाएगा, जिसने अभी तक सामने वाले ने गुड्स पैसा नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली वो क्या गुड्स को सेल कर सकता है? कर सकता है, या प्लेज भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, ये डिफरेंस है बेलमेंट और प्लेज का, एक 2 मिनट में गो थ्रू कर लो। कितने पार्टीज होते हैं, क्या पर्पज है, कहाँ कंसिडरेशन जरूरी है, एवरीथिंग। कुछ नहीं समझा मुझे पूछो, जस्ट 2 मिनट्स। क्या चल रहा है तुम चारों का? कल 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 एक बुक में से ही पढ़ रहे हो क्या? इधर डिस्प्ले किया है ना? हाँ, भूषण तू इधर बैठ, सोमेश के आगे के बेंच पर। जगह चेंज कर, और तू एकदम कोने में जाके बैठ जाना भूषण के जगह पे। अच्छा लग रहा है? उधर से रख थोड़ा, भूषण उधर से रख, उसको दिख रहा। हाँ, परफेक्ट। थोड़ा ऐसे आराम से दूर दूर रिलैक्स बैठो ना, चिपक चिपक के क्या बैठना है? इतना खाली क्लास पड़ा है पूरा। तुम लोगों को ऐसा प्राइवेसी नहीं चाहिए होती है क्या? अकेले शांति से फोकस करे, अकेले शांति से पढ़ाई करे। बोलो। देख लो, सब गो थ्रू कर लो एक बार। रोहन दिख रहा है क्या पीछे से? तुझे कार्तिक?
ऑनलाइन श्रेया एंड श्रेया कौन आ गई रे? श्रेया काटवटे न्यू एडमिशन है। सुयांश और श्रेया काटवटे। श्रेया न्यू हो क्या आप? चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, श्रेया इज न्यू। श्रेया, वी आर रिवाइजिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें पहले 7 यूनिट हमने रिवाइज कर लिए हैं। सो इट इज 8th यूनिट एंड अगला 9th यूनिट रिवाइज करने वाले। वॉट एवर पोर्शन यू हैव मिस्ड, यू विल हैव टू वॉच द लेक्चर्स। जो ऑनलाइन आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल गया होगा, तो उसमें आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो, एकदम डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ है। रिवीजन तो बहुत बार हुई है, बट आप पूरा एक बार सारे लेक्चर्स देख लो और फिर बाद में रिवीजन लेक्चर्स देख लेना। और एक ग्रुप बनाया है हमने लॉ के लिए, उसमें जो भी मैंने राइटिंग नोट्स दिए हैं 9 यूनिट्स के फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको वो ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगी, है ना। ये अपन ने ऑनलाइन के बच्चों को ग्रुप में कैसे ऐड किया था? उनका नंबर दिया था। अग, हाँ, सो अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल सकते हो, नहीं तो मैं ऑफिस से नंबर ले लूं। ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग ऑन रहता है बेटा। चैट बॉक्स नहीं दिखता ना? ठीक है, चैट बॉक्स में नंबर डाल दो। CF लॉ है क्या अपने ग्रुप का नाम? अरे पर मैं ग्रुप पे कैसे डाल सकती हूँ? आई कैन ऐड ना, आई कैन ऐड हर। ऐड मेंबर थोड़ी करते आता है। इधर आके नंबर ले लो, ऐड कर दो। एनी डाउट बेलमेंट और प्लेच? एनी डाउट बेलमेंट और प्लेच? ठीक है, रख दो फोन। एक जने को काम बोला, एक ही जना काम करो। द नेक्स्ट इज एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कोई एक प्रिंसिपल दूसरे पर्सन को हायर करे टू कंप्लीट हिज वर्क, तो उसे क्या बोला जाएगा? एजेंसी बोला जाएगा। और जो हायर कर रहा है उसे प्रिंसिपल बोला जाएगा, जिसको हायर किया है उसको एजेंट बोला जाएगा। एजेंसी में कैसा होना चाहिए कि पर्सन, जो पर्सन एजेंट है, ही शुड बाइंड हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बाइंड करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। बाइंड करना का मतलब होता है कि प्रिंसिपल से या अपने काम के लिए प्रिंसिपल को लाइबल करवाना। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? प्रायर कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में? प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट अगर माइनर हो तो चलेगा, कैन एजेंट बी माइनर? बट चलेगा। कैन एजेंट बी अनसाउंड माइंड? नो। व्हाई? ही कैन बी ओकेजनली या परमानेंट। एजेंट अगर माइनर हो तो चलेगा आपको। सो माइनर भी तो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, और अनसाउंड माइंड भी तो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है। कोई एक एड़ा है, उसको बेचारा, मतलब ऐसा एकदम ही एड़ा नहीं, अच्छा वाला एड़ा है, उसको जो काम बोलो वो बेचारा कर देता है। आपने क्या किया? एक बैग उसको यहाँ से वहां रखने के लिए बोली, अल्टीमेटली आप प्रिंसिपल हुए और वो एजेंट हुआ ना। हाँ, बट अगर प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड या माइनर हो तो, क्योंकि अल्टीमेटली सारे एजेंट के एक्टिविटीज के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, और अभी प्रिंसिपल ही एड़ा है तो नहीं चलना चाहिए। एजेंसी कैसे क्रिएट होता है? एजेंसी इज क्रिएटेड आइदर एक्सप्रेसली, रिटर्न या ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में कैसे होगा? बाय स्टॉपल। स्टॉपल, आपका एक शोरूम है और आपके शोरूम में आपका दोस्त आया,
उसने कस्टमर को क्या किया, गाड़ियां दिखाई, उसने ऐसा बिहेव किया एज इफ वो कौन है, ओनर ऑफ द शोरूम है, ओनर है। सो क्या अल्टीमेटली वो लाइबल रहेगा, या अल्टीमेटली वो आपका क्या बन गया, डोर लगाओ, अल्टीमेटली वो एजेंट बन गया, क्योंकि उसने ऐसा रिप्रेजेंट किया। वाह, नंबर सही लिया क्या श्रेया? आप व्हाट्सएप पे हो क्या? व्हाट्सएप पे होगी, इसके लिए तो नंबर दिया ना। और ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से दुनिया में, मतलब शी इज ऑन द व्हाट्सएप, यस। एजेंसी बाय नेसेसिटीज, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपने अगर नेसेसिटीज के लिए हेल्प किया है, तो क्या बन गए, अल्टीमेटली आप लाइबल हो गए। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब बाय डिफॉल्ट एक पर्सन ने दूसरे को एज ए एजेंट ट्रीट किया, या फिर राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, अथॉरिटी के बिना आपने उसके लिए कुछ कर दिया, अल्टीमेटली आप कौन बन गए, एजेंट बन गए। व्हाट इज रैटिफिकेशन, एजेंट ने अथॉरिटी दिया है, उसके प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दिया है उसके एजेंट को कि तू इतना इतना काम कर, इतना इतना तेरे क्या है कंट्रोल में है। अगर एजेंट ने वो अथॉरिटी एक्सीड कर दी तो लाइबल कौन हुआ, एजेंट हुआ। बट वो जो अथॉरिटी एक्सीडेड है उसके लिए प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी, तो देन प्रिंसिपल इज लाइबल। परमिशन देने का मतलब होता है एक्ट को रेटिफाई करना। क्या कोई प्रिंसिपल आधा अधूरा परमिशन दे सकता है, आइदर पूरे एक्ट को रेटिफाई कर दो या फिर पूरे एक्ट को डिसो कर दो। होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। क्या रेटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, नहीं तो प्रिंसिपल को जब पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बेनिफिट में था तब रेटिफाई किया तो चलेगा, नहीं, दैट शुड बी ऑलवेज विद इन रीजनेबल टाइम। क्या रेटिफाई किया है प्रिंसिपल ने तो उसको एजेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन शुड बी देयर। कोई इलीगल एक्टिविटी को या अनइथिकल एक्टिविटी को प्रिंसिपल रेटिफाई कर सकता है, किया भी तो वो अल्टीमेटली वॉइड होगा। सो एनी इलीगल एक्टिविटी कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल। एजेंट का अथॉरिटी क्या होता है प्रिंसिपल, इमरजेंसी में, इमरजेंसी में एजेंट का अथॉरिटी अगर उसने विदाउट कंसेंट एक्सीड भी कर दिया तो भी कौन लाइबल रहेगा, प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। बट हम कैसे समझेंगे कि वो इमरजेंसी में है, नहीं तो कोई भी सिचुएशन में एजेंट बोलेगा कि ये मैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में था। तो उसके लिए अपने पास कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि एजेंट के पास कोई चांस या मौका नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करने का, तो हम मानेंगे कि उसने क्या किया है, एजेंसी इमरजेंसी में किया है। या फिर उसने जो काम किया है वो किसके बेनिफिट में होना चाहिए, प्रिंसिपल के बेनिफिट में होना चाहिए। प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए उसने कोई एक्टिविटी किया हुआ होना चाहिए। और जो गुड्स है वो किसके पोजीशन में होना चाहिए, एजेंट के। ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे और फिर एजेंट बोलेगा कि बाबा मैंने इमरजेंसी में काम किया है, तो हम मानेंगे कि सच में इमरजेंसी में हो सकता है, दैट इज विदाउट अथॉरिटी। सब एजेंट मतलब क्या, जो पर्सन को किसने हायर किया है, प्रिंसिपल ने, है ना, है ना, एजेंट ने। फिर हाँ क्या बोल रहे हो, जो पर्सन को एजेंट ने उसके काम करने के लिए हायर किया है वो हो गया सब एजेंट। बट जो पर्सन को प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर करने के लिए बोला है वो सब्सटीट्यूटेड एजेंट हुआ। सब एजेंट को हायर करना क्या लॉफुली वैलिड है, नो इट इज नॉट लॉफुल, इट इज नॉट वैलिड। प्रिंसिपल के कंसेंट से अगर किया तो वो वैलिड है, तो उसे क्या बोलेंगे अल्टीमेटली, सब्सटीट्यूटेड एजेंट ही बोलेंगे। सो सब्सटीट्यूटेड एजेंट के कामों के लिए कौन लाइबल होगा, सब्सटीट्यूटेड के लिए प्रिंसिपल लाइबल है क्योंकि प्रिंसिपल के अथॉरिटी से हुआ है। सब एजेंट के कामों के लिए कौन लाइबल है, एजेंट लाइबल है। कभी प्रिंसिपल लाइबल होगा क्या, नॉट एट ऑल। ये एक बार इधर देख लो, 2 मिनट इधर देख लो, पूरा एक रीड कर लो, फटाफट नजर मार लो हर एक पॉइंट से, कुछ अपना मिस नहीं होना चाहिए। न्यू शेड्यूल आई है ना आपके पास, 12:32।
2। नहीं तो फिर बोलोगे मैम। हाँ, सो श्रेया यू हैव बीन एडेड, ओके। सारे यूनिट के पीडीएफ आ जाएंगे। हमारी बेचारी बच्ची पीडीएफ भेजते भेजते तंग आ गई है, बिकॉज एवरी डे न्यू एडमिशन हो रहे हैं ना। सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट देख लो। कार्तिक नीचे नहीं, इधर इधर देखना है। इधर बैठ तू, सेकेंड बेंच पे सोमेश के आगे आजा। चल, मेरे को वो वैसा छोटू सा दिख भी नहीं रहा है। परफेक्ट, हाँ। उसको उसके आगे। तुम्हारी जगह बदलनी है क्या दोनों की? तो बातें मत करो। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रायर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। किसमें होगा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सब्सटीट्यूटेड एजेंट। पढ़ लिया? पढ़ो। अब पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपल लगता है। कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ी तो ऐसा लगता है कि कहीं तो देखी है, समझ रही है, लगता है कि नया नया तो कुछ नहीं लगता है। अभी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको क्या करना होगा। हर यूनिट एक एक यूनिट लो, डेली 1 यूनिट रीड करो। अगर कहीं कोई फास्ट है तो उसको आधा आधा रीड करो। बट नाउ इट इज योर पार्ट और नाउ इट इज योर रोल। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करके आपके पास दिया है और अभी आप आपका काम शुरू कर दो। नहीं समझे फिर से मेरे पास आओ। अपन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। हर एक कंसेप्ट को थरली रीड करो। कुछ ना समझे उसको मार्क करके रख दो। कल जाके मेरे पास आ जाना। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। एक एक चीजें अगर मेरे साथ खत्म कर दोगे तो आपका इतने मस्त अच्छे से पढ़ाई होगी, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल लोड नहीं आएगा। नहीं तो अभी जो आपके चेहरे हैं वो थोड़े महीनों बाद देखने जैसे हो जाएंगे। जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म होता है, सो लास्ट का यूनिट जो मैं खत्म करूंगी वो आपका पेंडिंग रहना चाहिए पढ़ाई का, क्योंकि वो मैं कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। बाकी जैसे ही मेरा जो भी यूनिट पढ़ाना होता है आपने उसको खत्म कर देना चाहिए। अब कल मैंने बोला 6 और 7 यूनिट मैंने कल रिवाइज करवा दिया। किसने किसने घर पे पढ़ा जाकर? कितने मिनट लगे मेरे को सच में बताओ, कितने मिनट लगे? आधा घंटा। आराम से आप एकदम ऐसे आराम से पढ़ोगे तो भी आधा घंटा। टेक्निकली एक यूनिट को 15 मिनट। क्यों? क्योंकि वो यूनिट छोटे हैं ना। टेक्निकली एक यूनिट को 15 मिनट लगा होगा। कोई यूनिट बड़ा है तो आपको आधा घंटा लगेगा। रीड करो, मन लगा के रीड करो। मैं तो बोलती हूँ जोर जोर से रीड करो। कभी कभी मन में रीड करना थियरी है, आपको बोर हो सकता है या फिर रिटेन नहीं होगा। बट जोर जोर से लाउडली रीड करोगे तो आपको रिटेन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन हाथ में लेने का सॉल्व करने के लिए मतलब आपका 50% काम इधर ही खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट मैं क्लियर करवाती हूँ, पर जितना आप रिटेन करोगे, जितना आप अंडरस्टैंड करोगे वो आपके हाथ में होता है। सबको मैं सेम ही लेवल का पढ़ाती हूँ। किसी को भारी समझता है, किसी को कम। जिसको ज्यादा अच्छे से समझेगा मेरे को लगता है कि वो पर्सन जाके पढ़ता ही होगा। मैंने आज एक कंसेप्ट पढ़ाई, सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट, घर जाके पूरी पढ़ ली, एकदम पक्का समझ गया। फिर तो आपके माइंड में से कोई उसको निकाल ही नहीं पाएगा। बट यही एजेंसी अगर आपने 4 दिन बाद पढ़ा तो थोड़ा 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 भूलने के चांसेस है। आज पढ़ के देखो, फिर 4 दिन बाद पढ़ो, कुछ भी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट में। मेरे साथ साथ पढ़ाई करने का पैटर्न चालू कर दो। कुछ नहीं लगता है, आधा एक घंटा लगता है। क्या ही करना है उतने टाइम में आपको वैसे भी। हाँ, ये बचे हुए पॉइंट देख लो।
बचे हुए पॉइंट देख लो, 3, 6, 7, 8। ये प्रिया का भी कॉलेज रहता है क्या? पर तुम लोग जो 4 दिन करने वाले हो ना, तुम लोगों का ज्यादा फायदा है अल्टीमेटली, है ना? मैं जो बोलती हूँ उसको डिटेल में बोल पाऊंगी, है ज्यादा। हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा आपका। एक दिन कैसे, 2 दिन, मतलब डबल का ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई विल ट्राई उनको भी थोड़ा ज्यादा लेकर कवर करूँ, ऐसा नहीं। एक फैक्ट जमने का नहीं है, सी वी कैन मैनेज एवरी संडे ऑल्सो, मतलब एक आध हुआ तो। बट प्रॉब्लम ऐसा है, तुमको मैं 1.5 घंटा आज पढ़ाऊंगी, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कल 1.5 घंटा पढ़ाऊंगी, माइंड फ्रेश रहेगा। मैं अगर तुमको 4 घंटे पढ़ाऊ तो मतलब पूरा जाएगा ना। 2 घंटे, एग्जैक्टली exactly। और मेरा एक बार फ्लो बैठ गया तो मेरे को 4 घंटे में, कंटिन्यूएशन में 4 घंटे में मैं उतना पढ़ा पाऊंगी जितना 3 लेक्चर में मिलके नहीं पढ़ाऊंगी। बेटर हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीज है, बट तुम लोगों के लिए वो बिल्कुल वियर्ड है। गया फिर तो तुम्हारे 3 यूनिट गए पानी में। हमको हमारा नहीं तुम्हारा सोचना है, इसके लिए तो मैं 5वीं बार रिवीजन करवा रही हूँ। मैं कितना पक्की होंगी, बट अल्टीमेटली तुमको परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ऐसा एकदम, नींद में भी तुम लोग बरड़ने चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए। इसके लिए चलो डन। नाउ ड्यूटीज ऑफ एजेंट। क्या एजेंट होता है, ड्यूटी क्या होता है एजेंट का? प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को ओबे करो, फॉलो करो। देन गुड्स का, रीजनेबल केयर लो एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करो और उसको प्रिंसिपल को दिखाओ। प्रिंसिपल के साथ हर टॉपिक में कम्युनिकेट करो। नॉट टू डील विथ हिज ओन अकाउंट। थर्ड पर्सन को ऐसा नहीं बताना है कस्टमर को कि मैं खुद ही ओनर हूं, मैं कौन हूं, एजेंट हूं, ऐसा बताना चाहिए। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। खुद का पर्सनल फायदा नहीं करना चाहिए। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। डेलीगेट किया तो अल्टीमेटली क्या होता है, सब एजेंट हो जाएगा। क्या सब एजेंट लॉ की नजर में वैलिड है? दैट इज नॉट वैलिड। इसके लिए एजेंट को जो काम हमने डेलीगेट किया है वो उसने ही करना चाहिए, उसने किसी को सेम काम डेलीगेट नहीं करना चाहिए। या जो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने पैसा रिसीव किया है, क्या प्रिंसिपल को देना चाहिए? क्या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने की जरूरत है? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ये हो गए ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ऑब्लिगेशंस, क्या राइट होते हैं एजेंट के? उसका जो पैसा है क्या उसको रिटेन करने का राइट है? पिछले 3 महीने की सैलरी नहीं दिए प्रिंसिपल ने, और प्रिंसिपल के लिए पेमेंट रिसीव हो गया, कुछ कलेक्शन हो गया मनी का, तो क्या उसमें से कुछ पैसे वो उसके सैलरी के रख सकता है? ही विल हैव राइट टू रिटेन द प्रॉफिट आउट ऑफ प्रिंसिपल्स अकाउंट। क्या उसको रिमोनरेशन मिलने का राइट है? होता है, यस। क्या वो प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी पे लीन एक्सरसाइज कर सकता है? मेरा पहले पेमेंट क्लियर करो, नहीं तो मैं आपके गुड्स ही डिस्पैच नहीं करूंगा, हो सकता है। क्या अगर कोई एजेंट ने लॉफुल एक्टिविटी किया है टू इंडेमनीफाई द गुड्स और टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, क्या वो प्रिंसिपल से उतना पैसा इंडेमनीफाई करवा सकता है? करवा सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रिंसिपल लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के लिए लाइबल है? प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लाइबल होता है क्या? हाँ है ना? हाँ, क्योंकि जो एजेंट है वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? प्रिंसिपल के। सो अल्टीमेटली ऐसा माना जाएगा एज ए प्रिंसिपल इज डीलिंग विद द कस्टमर, सो अल्टीमेटली प्रिंसिपल वुड बी लाइबल टू थर्ड पार्टी। एनीवे ही विल बी लाइबल टू। हाँ, अगर एजेंट ने अथॉरिटी एक्सीड कर दिया तो देन प्रिंसिपल वोंट बी रेटिफाई, प्रिंसिपल वोंट बी लाइबल। बट अगर प्रिंसिपल ने वो अथॉरिटी को रेटिफाई कर दिया तो देन प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। सपोज नोटिस हमने, मतलब कस्टमर ने नोटिस दिया एजेंट को, तो किसको नोटिस दिया माना जाएगा? नोटिस टू द एजेंट विल बी कंसिडर एज नोटिस टू द, जो भी हमने एजेंट के साथ एक्टिविटी किया है वो ऐसा माना जाएगा एज इफ वो किसके साथ किया है?
प्रिंसिपल के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. कुछ केसेस ऐसे हैं, वैसे कैन एजेंट पर्सनली इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट? नो, ही हैव नो राइट, क्योंकि एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. बट वी हैव सम केसेस वेयर प्रिंसिपल इज एजेंट इज पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टी. जब एजेंट का प्रिंसिपल कहाँ हो, अब्रॉड में हो, प्रिंसिपल अब्रॉड हो. और कौन से केसेस थे, टेल मी. हिडन प्रिंसिपल हो मतलब अननेम्ड हो, अनडिस्क्लोज हो, नेम नहीं है. और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ही नहीं, फिर भी एजेंट किसी के भी नाम पे बिजनेस कर रहा है, तो अल्टीमेटली ही विल बी लाइबल. और व्हेन एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, तो देन ही विल बी पर्सनली लाइबल. और क्या केसेस है जहां पे एजेंट इज पर्सनली लाइबल? प्रिटेंडेड एजेंट हो मतलब झूठा झूठा खुद होके काम कर रहा है, लेकिन वो एजेंट होने का प्रिटेंड कर रहा है. सो प्रिटेंडेड एजेंट के केस में भी इज पर्सनली लाइबल. और कुछ रह गया? थर्ड पार्टी के क्या राइट होते हैं टूवर्ड्स एजेंट? अगर उन्होंने एजेंट को नोटिस दिया तो इट विल बी कंसिडर एज नोटिस टू द प्रिंसिपल. एजेंट को पैसा दिया, इट विल बी कंसिडर एज नोटिस टू द प्रिंसिपल. या किसी एजेंट ने अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है किसी एजेंट का, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, तो ये केस में क्या माना जाएगा? एजेंट इज प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी ने एजेंट को साथ भी कुछ काम किया है, तो इट विल बी कंसिडर एज वर्किंग विद द प्रिंसिपल. अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट को सीव किया तो इट विल बी कंसिडर एज इफ ही हैव सीव्ड द प्रिंसिपल. अथॉरिटी कब रिवोक होगा? रिवोक मतलब खत्म होना, काम पूरा हो गया तो, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन पूरा हो गया तो, एजेंट ने कोई अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया या टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो, प्रिंसिप डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट दोनों में से कोई डेथ हो गया तो, अगर प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो गया तो, बीच में से धक्का लग गया, येड़ा हो गया, अनसाउंड माइंड मतलब अनेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. इंसॉल्वेंसी के पहले तक ही विल बी लाइबल, बट आफ्टर दैट ही वोंट बी लाइबल. टाइम एक्सपायर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल कम्स टू एन एंड. एजेंसी रिवोकेबल होती है. कैन एजेंसी बी रिवोक्ड? yes it can be by death, by insanity, by completion of tenure वगैरह. बट एक ऐसा केस हमारे पास है जहां पे एजेंसी रिवोक नहीं हो पाएगी. कौन सा केस है बोलो, क्वेश्चन सॉल्व किया. व्हेन एग्जैक्टली व्हेन एजेंट हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. जैसे मेरे को पैसा देना है किसी का, मेरे को पैसा देना है सामने वाले पार्टी का 10 लाख रुपया. अभी क्या है, पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट आई हैव अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड समवेयर. मैंने उसको क्या बोला, एक काम कर, वैसे भी तू प्रॉपर्टी में डील करता है, वो एरिया में की प्रॉपर्टी सेल कर ले और उससे जितना भी पैसा रिकवर होता है तू रख लेना. यहाँ पे क्या, मैंने उसको काम करने के लिए हायर किया, मैं कौन हुई? प्रिंसिपल. वो कौन हुआ? क्या उसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट आ गया? वो सेल करके पैसा वसूल करेगा, तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो अच्छे दाम में सेल करे. सो क्या सेल करके वो उसका पैसा रिकवर कर सकता है? यहाँ पे क्या उसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट आ गया, बेनिफिट मिल गया. हाँ, तो इन दैट केस एजेंसी इज नॉट रिकवर. इमेजिन करो मेरा डेथ हो गया, कोई प्रिंसिपल का डेथ हो गया, तो ये केस में वो प्रिंसिपल का डेथ हो गया, तो ये केस में क्या एजेंसी रिवोक होगी? हाँ, डेथ से तो रिवोक होती है ना, इसमें नहीं होगी. क्यों? बिकॉज एजेंट हैज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. तो इंटरेस्ट होने के बाद चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे डेथ हो जाए, चाहे इनकैपेबल हो, कुछ भी हो, क्या एजेंसी रिवोक होगी? नहीं होगी. इन केस प्रिंसिपल का डेथ हो गया, मतलब मेरा डेथ हो गया, एग्जाम्पल मैं प्रिंसिपल थी, और वो जो 10 लाख रुपया देना है, एजेंट को रिकवर हुए 12 लाख रुपए. अब मेरी डेथ हो गई तो क्या 12 लाख रुपए ले लेगा? 2 लाख रुपए का क्या? मेरे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना चाहिए, मेरे जो भी लीगल हेयर है उसको उसने 2 लाख रुपए वापस. और अगर 9 लाख रुपया ही वसूल हुआ तो 1 लाख छोड़ देने का.
1 लाख छोड़ देने का। अल्टीमेटली प्रिंसिपल के डेथ के वजह से क्या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू हुआ? हाँ, एग्जैक्टली। सी नहीं, सी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट 1% केस में मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं जो बोल रही हूँ दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, ठीक है? क्योंकि सामने वाला जो एजेंट है, सामने वाला जो एजेंट है, वो ऐसा ही प्रॉपर्टी देखेगा ना जिससे 10-12 लाख रुपए रिकवर होगा। नहीं तो वो पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना देगा कि बचे हुए अमाउंट का क्या। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और गलती से कम रिकवर हुआ तो अनदर मनी वोंट बी रिकवरेबल even from the legal representative, even from the legal representative। बट अगर हमारा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है और उसका 2 लाख बचा है, तो ही कैन रिकवर फ्रॉम माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली अप टू एक्सटेंट ऑफ माई प्रॉपर्टी। व्हाट इफ मैं 1.5 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ के गई? ही कैन रिकवर ओनली 1.5 लाख रुपीज, 50,000 वुड बी हिज बैड डेट। समझा क्या? क्या सिचुएशन चेंज करके दी मैंने? मैंने जो सिचुएशन बोली वो नॉन प्रैक्टिकल सिचुएशन है। क्यों? अगर आपका किसी से पैसा आना है, उसने आपको बोला देख उससे 10 लाख ले लेना, तो यू विल मेक श्योर कि वो 15 लाख की चीज हो ना। अगर आपको किसी से लोन लेना है और सिक्योरिटी देना है, सिक्योरिटी इज टेकन मोर देन द लोन का अमाउंट। ये भी तो वही क्राइटेरिया है, वही सिनारियो है। हार्ड टू हार्ड केस में आप क्या करोगे? यू विल मेक द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अगर इससे कम वसूल हुआ तो व्हाट विल वी डू? We will recover the remaining amount from principal, or in that case if principal died, then you can recover from the property of principal only up to the extent of property, not more than that। ये भी एक चीज होता है उसमें, है ना? अगर प्रिंसिपल का डेथ हो गया तो एजेंट का क्या ड्यूटी है? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है या जो भी गुड्स है उसको प्रॉपरली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रेंडर करो, या डेथ के टाइम तक जितना भी लाइबिलिटी अराइज हुआ है उतना पे ऑफ करो। बचा हुआ बाद में तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, बट डेथ के पहले भी बहुत सारे लाइबिलिटीज इनकर किए होंगे, राइट? उसको पे ऑफ करके खत्म करना होगा। उसको मेक श्योर करना होगा कि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट क्या हो, सेव हो, या प्रिंसिपल को बेनिफिट में रखे। नहीं तो प्रिंसिपल मर गया तो एजेंट कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता। सब एजेंट का अथॉरिटी कब खत्म होगा? जब प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली सब एजेंट का लाइबिलिटी विल गेट ओवर, रिवोक। समझा? गार्डियन, गार्डियन उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स। प्रिंसिपल कैनॉट बी माइनर ना, बट प्रिंसिपल माइनर हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, गार्डियन, घर वाले, गार्डियन जो भी, इफ पेरेंट्स, पेरेंट्स ना हो तो फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, whoever is taking care of you, केयर टेकर, गार्डियन। क्योंकि अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी होती है और इनकेस अगर उसके पेरेंट्स नहीं होते माइनर के, तो वो प्रॉपर्टी का कोई गार्डियन होता है, बिकॉज माइनर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है अंटिल अनलेस इज 18+। तो वो जो भी बंदा होगा उसको गार्डियन माना जाएगा। देन प्रॉपर्टी विल बी इन योर नेम अल्टीमेटली ना। गार्डियन नहीं है बट यू आर 18+। गार्डियन है नहीं, ऐसा नहीं होता है। गार्डियन इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि माइनर खुद के भी। अभी सी, फैमिली में कोई नहीं है एंड यू आर जस्ट वन, मर्डर कर दिया सबका और एक माइनर ही बचा। हाँ, तो जो भी इनकेस जो भी उनकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली तो माइनर की होगी, बट वो प्रॉपर्टी जब तक वो मेजर नहीं बन जाता है या उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस रहेंगे, मतलब सेल करना है, बाय करना है, फिर शेयर्स खरीदी करना है, आपकी फीस भरना है, ये सारे किसी और के नाम पे होंगे, किसी और के नाम पे होंगे। जैसे अभी योर माइनर, सो कैन यू बाय शेयर्स इन योर नेम? नो, you will have to buy shares in the name of someone else, so that someone else is decided either by you or by the court of law। जिसका कोई नहीं है उसका कोर्ट ऑफ लॉ है, वो देखेंगे कि आपका क्या है, मतलब।
कुछ नहीं अनफेयर, कुछ नहीं उल्टा, जो तो कोर्ट ऑफ लॉ है वो तो फेयर रहेगा, क्योंकि फैमिली वाले के हाथ में तो भी ये पैसों का झोल झाल करे, जो कोर्ट से डिसाइड या अपॉइंट किया है उसके साथ नहीं होगा। ये अनफेयर नहीं है, ये सी, ये ऐसे किसी को भी मत दो। सी जनरली क्या है कि आपके फैमिली मेंबर्स को ही दिया जाता है, इधर रिलेटिव और कोई तो होगा, मतलब और इन केस मतलब हार्ड टू हार्ड केस में अगर कोई ना हो तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करे। रिलेटिव्स एकदम क्या, हाँ करेक्ट वर्ड, बट रहेंगे तो देन फिर यू हैव एन ऑप्शन, अगर माइनर थोड़ा 16 साल या 15 साल के ऊपर है तो वो कोर्ट को अपील ल- चलेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। बट सी, ओनली इफ यू डोंट हैव, अगर तुमको कोई ब्लड रिलेशन है तो अल्टीमेटली ऐसा दैट वुड बी प्रेफरेबल कि ब्लड रिलेशन में, बट दैट वुड बी यस योर चॉइस। क्या प्लान चालू है? सी बट क्या है, चॉइस करने के लिए वो उतना वाइस होना चाहिए ना। अभी और 17 16 इसके लिए यू आर सेइंग दैट कोई माइनर है जिसका, हाँ तो चॉइस है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मेरे को लगता है कोई तो रहेगा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं। एग्जैक्टली, कोर्ट विल टेक केयर ऑफ यू, नो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉपर्टी का आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह रही तो गवर्नमेंट के नाम पे नहीं हो जाती। सी गवर्नमेंट का पर्सन वुड बी जस्ट केयर टेकर जब तक, हाँ उनके अंडर, बट गवर्नमेंट हैव नो अथॉरिटी टू टेक यूज ऑफ द, जोल झपाटा कर दिया तो देन कोर्ट विल डिसाइड और ही विल स्यू। हम्म, प्रूफ चाहिए कि, प्रूफ चाहिए अगर माइनर को ग्रैब करना है वापस, तो ही नीड प्रूफ कि मेरा इतना था या मेरे साथ ऐसा हुआ है, देन माइनर कैन अपील इट टू द कोर्ट। बट ऐसा एक रियल सिचुएशन मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ है, मतलब बहुत बहुत छोटे एज में अल्टीमेटली क्या है, उनके पेरेंट्स दोनों नहीं रहे और प्रॉपर्टी छोड़ के गए, इनफैक्ट वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन। सो उनके जो रिलेटिव्स है, क्या किया है, वो 4 लोग ही रहते थे, 4 बहनें रहती थी, पेरेंट्स नहीं थे। सो रिलेटिव ने क्या किया है, जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब अपने नाम पे करके, हाँ बच्चों को छोड़ा नहीं है, बच्चों का ध्यान रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली इतना वर्स्ट करने के बाद पूरा उन पे आएगा। बच्चों का ध्यान रखा है, उनको 18 साल के होने के बाद या भी शादी वादी करवा के दी है, बट ऐसा दिखाया है एज इफ कि बाबा इसके एजुकेशन में इतना पैसा लग गया, शादी में इतना पैसा लग गया, सो दे प्रिटेंडेड लाइक दिस, बट देर इज नो प्रूफ। सो गए पैसे नेसेसरीज के नाम पे, एग्जैक्टली exactly, कि बाबा इनका 10 लाख का प्रॉपर्टी था, शादी करवा दिया, इनको कोई एजुकेशन में डाल दिया, कॉलेज में एडमिशन है, तो यूज किया रहेगा 20 30%, बट 70% ऑफ द पैसा का डिफॉल्ट खुद के नाम पे, मतलब खुद के यूज के लिए, ऐसे थोड़ा जुगाड़, वो क्या वर्ड यूज किया था वैसा ही वो। सो दैट हैपन, दैट प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मतलब कि बाबा जिसके साथ, कैसे समझेगा कि प्रॉपर्टी है? अभी आजकल क्या 10 12 साल के बच्चों को भी पता पड़ता है ना कि बाबा मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि नहीं, वो रहता है।
एग्जैक्टली एक दिन का भी, वन डे, इवन वन डे इज ऑल्सो कंसिडर एज माइनर पर्सन, बट अल्टीमेटली क्या है अभी, ये ड्रॉबैक में लॉ का नहीं बोलूंगी, ये ड्रॉबैक मतलब लोगों की, हाँ मेंटालिटी ऐसी है, तो इसमें आई डोंट नो, बट लॉ हमेशा प्रूफ मांगता है ना। कर सकता है, तू कर सकता है, कर सकता है। किसी दोस्त के फादर पे भरोसा है, किसी फ्रेंड के फादर पे भरोसा है, तो यू कैन कंसिडर हिम एज गार्डियन, और यू कैन अपील टू कोर्ट दैट प्लीज मेक हिम एज माय गार्डियन, फ्रेंड का पेरेंट, यू कैन डू दैट। चलो, क्या हुआ रे? कहाँ गए? सो अब लोग मस्त पैकी सब लोग इधर फोकस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर, दैट इज सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल मतलब बेचना, गुड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुड्स? गुड्स मतलब क्या, ये एग्जैक्टली हम डिटेल में समझेंगे कि हम किसको गुड्स बोलेंगे। रिमोट को गुड्स बोलू, इसको गुड्स बोलू, इसको गुड्स बोलू, चेयर को गुड्स बोलू, घर को गुड्स बोलू, किसको गुड्स बोलू? अभी के लिए समझ लो, एक सेकेंड के लिए, मैं अगले ही मिनट आपको मैं उसका डिटेल में समझाऊंगी, अभी के लिए समझ लो ऐसी चीजें जो कि मूव होती है, ऐसी चीजें, द थिंग्स विच मूव फ्रॉम वन, मूवेबल, मोबाइल, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोबाइल का मतलब मूवेबल, क्या मैं इसको वहां फेंक सकती हूँ? नहीं फेंकूंगी, पर रख सकती हूँ, कर सकती हूँ, मोबाइल है, ट्रांसफर होगा। क्या ये आईपैड पैड मूवेबल है? एग्जैक्टली। कैन आई सेल इट टू समवन एल्स? आई कैन डू, बट इट इज नॉट माई ओनरशिप। सो अल्टीमेटली क्या है, मैं जो गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, बाय कर सकती हूँ, वो सारी चीज को गुड्स बोलेंगे। फिर आप बोलोगे कि मैम ये बिल्डिंग भी तो गुड्स है, इसको अपन बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या मैं बिल्डिंग को उठा के ऐसे किसी को दे सकती हूँ? नहीं। कार का क्या है? गुड्स है क्या? कार को उठा के तो नहीं दिया। करेक्ट। कार के बिहाफ पे कीज दिया है, सिंबॉलिक डिलीवरी, मतलब हमने गुड्स को ट्रांसफर किया, बट अभी शांति चाहिए मुझे प्लीज। हमने गुड्स को ट्रांसफर किया, बट गुड्स को ट्रांसफर किया, इसका प्रूफ क्या है? वी हैव ट्रांसफर्ड वन सिंबल, वी हैव ट्रांसफर सिंबल। क्या सिंबल है? कीज। जैसे आप नई गाड़ी लेते हैं ऐसे ही करके फोटो लेते हो, है ना, वो रहता है, मतलब मैंने भी लिया था। सो नई गाड़ी में ऐसी इतनी बड़ी की होती है, एंड दे गिव की, और अपन फोटो लेते हैं। सो दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या ये भी गुड्स हुआ? गुड्स हुआ। एनिमल्स, टेल यू फिर अभी, हाँ अभी डेफिनेशन में देखेंगे। मुझे बताओ, एक मिनट, एक बात बोलो, 100 रुपए का नोट मैं सेल करना चाहती हूँ, करूँ क्या? बट मूवेबल है ना, कर सकती हूँ, कर एक, कर सकती हूँ बोल रहा है। मैं 100 रुपए में सेल करना चाहती हूँ, कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा। इज दैट ए सेल? मैं क्या बोल रही हूँ, गुड का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि यहाँ से यहाँ घूम सकती है। हाँ, मेरे पास एक पैसा का नोट है, 100 रुपया का नोट, क्या मैं 100 रुपया का नोट आपको सेल करूंगी 100 रुपए में? अरे क्या, गुड कुछ भी रनिंग करेंसी है, उसका भी मैं बोलूंगी। शांति शांति, एग्जैक्टली कौन बोल रहा है? हाँ बोल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओल्ड पुराने तांबे के या पुराने कॉइन्स है, मैं कॉइन्स बोल रही हूँ, कॉइन्स। अभी मेरे पास एक ओल्ड मतलब एक 100 साल पुराना कॉइन है, मेरे को एक एंटिक चीज कलेक्ट करने का शौक है, मैं सारे कॉइन सेल कर कलेक्ट करती हूँ, तो मैंने वो कॉइन दिखाया आपको, भूषण बोला मैम मेरे को भी बहुत मतलब ऐसे एंटिक चीजें, हिस्टोरिक चीजें कलेक्ट करने का शौक है, मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ, वो कॉइन मेरे को दे दो। सो मैंने 1000 रुपए लेकर वो कॉइन बेचा, क्या वो कॉइन गुड्स है? Yes, that coin is good, but
जो करेंसी है जो कि अभी चालू है, रनिंग करेंसी, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इज नॉट गुड्स, इज नॉट गुड्स, इट्स नॉट कंसिडर, मैं गुड्स बोल रही हूँ, गुड्स बोल रही हूँ, इट इज नॉट कंसिडर। बट 2000 रुपए का नोट, मेरे पास 2000 रुपए के है, बंडल है पड़ा हुआ, सो 2000 रुपए का नोट, करेंसी कहाँ है, कहीं ना, एग्जैक्टली, सो द करेंसी विच इज नॉट इन यूज, कैन आई सेल इट? अगर आपको ऐसा 2000 रुपए का एक फ्रेम बनाना है नोट का, बोले मैम हमारे पास तो नहीं है, अभी ये चली गई, हमारे बच्चों को फ्यूचर में, बच्चों के बच्चों को, कि ऐसा कुछ नोट आया था एग्जिस्टेंस में, क्या आप मेरे से 2000 रुपए का नोट 4000 रुपए देकर खरीद पाओगे? यू कैन, दैट इज अ ओल्ड करेंसी ना, सो ओल्ड करेंसी विल बी कंसिडर एज गुड्स, बट नॉट, बट नॉट, क्या हुआ? तारक मेहता का, अरे आई आई सी तारक मेहता, सो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हाँ। अभी गुड्स का डेफिनेशन एक बहुत वास्ट डेफिनेशन है, बहुत वास्ट है, सिंपल सिंपल, मैंने इसको ऐसा डिटेल बनाया है, इतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी रही तो कोई, ये मैं गुड्स आपको समझाऊंगी, और किसी सीए फाइनल के बच्चों को गुड्स का डेफिनेशन पूछना, होशियार बच्चा होगा तो ऐसा समझाएगा। तो अपने यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है, मैंने डिटेल में बनाया है सीए फाइनल के, इससे उतनी क्लियर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको गुड्स की होनी चाहिए, ताकि हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हर मूवेबल चीज गुड्स होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर मूवेबल चीज गुड्स ही हो, उसके कुछ एक्सेप्शन है। सो गुड्स मीन्स एग्जॉस्टिव, मतलब अज्यूम, हमने ऐसा अजम्पशन किया है, क्या हमारे अजम्पशन चेंज हो सकते हैं? हो सकते, टाइम के हिसाब से अजम्पशन चेंज हो सकते हैं। इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है मीन्स यही, मीन्स यही, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, आप 10 साल भी देखोगे तो भी यही। बट एग्जॉस्टिव का मतलब होता है वी प्रोबेबली मे चेंज, टाइम के काल के हिसाब से हमारे गुड्स का मीनिंग बदल सकता है, या हम उसमें कोई ऐड चीजें, लेस चीजें कर सकते हैं। ये हो गया अज्यूम। गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे उसको लेकर जा सकते हैं, दैट इज नथिंग बट मूवेबल, है ना, मूव कर रहे हैं हम, ये बेंच क्या गुड्स है क्या? अभी के लिए सोचो, हाँ गुड्स है, मूव कर सकते हैं। अदर देन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है, अदर देन मतलब ये छोड़ के, ये मतलब क्या, एक लिस्ट है। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है, क्लेम मतलब क्या, एनी डेट, पैसा आने वाला है, क्लेम रिसीव होने वाला है, एनी डेट। एक्शनेबल क्लेम मतलब अगर किसी पार्टी से आपको कोई पैसा आने वाला है और वो पार्टी ने पैसा नहीं दिया, पैसा रिकवर करने के लिए लिया जाने वाला एक्शन, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। पैसा रिकवर करने के लिए लिया जाने वाला एक्शन इज व्हाट, एक्शनेबल क्लेम। जैसे प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट इज ऑल्सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट बताते एक चिट्ठी होती है, समझ लो चिट्ठी, लेम लैंग्वेज में एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है आई मिस्टर XYZ प्रॉमिस टू पे ₹25,000 टू मिस्टर ABC on so and so date, dated after 3 months or whatever. So promissory note क्या है, पैसा रिकवर करने के लिए एक चिट्ठी है, that is nothing but action taken to recover the money. आइदर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो, आइदर आपका चेक हो, आइदर आपका प्रॉमिसरी नोट हो, इसे क्या बोला जाएगा, एक्शनेबल क्लेम, बिकॉज आई हैव टेकन सम एक्शन टू रिकवर द मनी और आई हैव टेकन सम एक्शन टू पे द मनी, दैट इज नथिंग बट एक्शनेबल क्लेम। क्या एक्शनेबल क्लेम मूवेबल है? हाँ मूवेबल है। क्या पेपर का टुकड़ा या चेक मैं यहां से वहां लेकर जा सकती हूँ? आई कैन डू दैट, बट इज इट गुड्स? इट इज नॉट गुड्स। गुड्स इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट, मतलब एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या? नंबर 1, आई हैव एक्सक्लूडेड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इज नथिंग बट एक्शन टेकन टू रिकवर अ मनी, एक्शन टेकन टू रिकवर मनी। मैं पढ़ा रही हूँ गुड्स का डेफिनेशन, मुझे कोई बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अदर देन एक्शनेबल क्लेम, क्या एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड कर दिया? कर दिया। नंबर 2, मनी,
मनी मतलब क्या? कोई भी मनी। जो मैंने ओल्ड कॉइन बोला था वो भी तो मनी है। जो मैंने 2000 रुपए की नोट बोली थी वो भी तो मनी है। कौन सा मनी? जो पैसा वर्किंग करेंसी है या जो चल रहा है, 10-20 का नोट चल रहा है, 50 का, 100 का चल रहा है, 500 का चल रहा है, ये क्या एक्शनेबल क्लेम या ये क्या गुड्स में की डेफिनेशन में आता है? मूवेबल है ना, बट फिर भी नहीं आएगा बिकॉज वी एक्सक्लूड दैट विच मनी, जो कि चल रहा है, मेरा वर्किंग करेंसी जिसमें मैं अभी डील कर रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, वॉट, तो वो क्या आएगा? गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वी आर एक्सक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स। फिर क्या आएगा? मनी में कुछ तो आएगी, ओल्ड कॉइन्स या ऐसी करेंसी जो कि बंद हो चुकी है। 2000 का नोट कुछ महीने पहले, मतलब 1 आध साल पहले बंद हुआ, तब तक वो गुड्स नहीं था। अभी क्या है? वो गुड्स है, अभी वो गुड्स है, क्योंकि अभी वो करेंसी है ही नहीं, सो दैट कैन बी कंसिडर एज गुड्स। जो चल रहा है वो गुड्स नहीं है, तो वो क्या है? दैट इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज द गुड्स, दैट इज नॉट अ गुड्स, दैट इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एक सोर्स है, पैसा देकर मैं गुड्स खरीद रही हूँ, बट क्या मैं पैसा खरीद या बेच सकती हूँ क्या? आई कैन नॉट डू दैट, करेक्ट। गुड्स मीन्स एवरी, बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी। Goods means every movable property other than actionable claims and money. ब्रैकेट में मनी के, वर्किंग करेंसी नॉट अ गुड्स, ओल्ड कॉइन्स इज अ गुड्स, करेक्ट है, हो गया। कोई भी मूवेबल चीज जो मूव हो सकती है बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, सॉर्टेड है, ओके। अभी क्या है? हमने क्या बोला कि हर मूवेबल चीज गुड्स है, छोड़ के 2-3, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मूवेबल ना होने के बाद भी गुड्स, मूवेबल ना होने के बाद भी गुड्स है, या फिर उस पर कुछ प्रोसेस करके हम उसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि जमीन की सॉइल, जमीन की सॉइल, वैसे तो वो स्टिल है, जमीन इज स्टिल, बट क्या सॉइल को हम अगर एक्सट्रैक्ट करें तो वो दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं? हाँ। पत्थर गुड्स है, बेचते हैं। ये जो पेबल्स वगैरह है ये भी गुड्स है, बेचते हैं। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स। अभी कभी कभी क्या है, हम कंफ्यूज होने के चांसेस है कि ये जो ग्रास है, ये जो ट्रीज है, ये तो गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। लाइक बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग मूवेबल है? नहीं, तो वो गुड्स नहीं है, ये हमारा क्लियर है। बट क्या कोई ट्री मूवेबल है? नहीं, तो वो गुड्स नहीं है, ऐसा हम क्लियरिटी निकाल सकते हैं। या ऐसा में भी हम सोच सकते हैं कि कोई ट्री है बट वो स्टिल है ना, मूवेबल थोड़ी है, तो ये गुड्स नहीं हो सकता है। हम ऐसा सोच सकते हैं, इसके लिए उन्होंने और क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? विच इंक्लूड्स, गुड्स इंक्लूड्स शेयर्स, गुड्स इंक्लूड शेयर। हम ऐसा सोच सकते हैं कि शेयर मतलब अल्टीमेटली पैसा ग्रैब करने का मीन्स ही हुआ, तो ये इसको हम गुड्स में नहीं मानेंगे। हम ऐसा सोच सकते हैं, इसके लिए उन्होंने क्लैरिटी दे रखा है कि बाबा आपका जो शेयर्स है, शेयर का टुकड़ा, क्या ये एक्शनेबल क्लेम है? नहीं, दैट इज नॉट कंसिडर एज एक्शनेबल क्लेम, दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट? गुड्स। कंपनी सेल करती है शेयर्स, शेयर विल बी गुड्स। और क्या है? स्टॉक्स, स्टॉक मतलब आपका लॉट, इन्वेंट्री, या फिर शेयर के कलेक्शन को भी स्टॉक बोला जाता है। अभी आप स्टॉक मार्केट सीखोगे तो कलेक्शन ऑफ शेयर्स और बंच ऑफ शेयर विल बी कंसिडर एज स्टॉक। शेयर का बंडल, शेयर क्या गुड्स है? हाँ है। स्टॉक्स क्या गुड्स है? हाँ है। स्टॉक मतलब अल्टीमेटली इन्वेंट्री, जिसको तो हम मूव कर सकते हैं, वो तो गुड्स है ही, सवाल ही नहीं आता। बट क्या बंडल ऑफ शेयर्स गुड्स है? हाँ है, नो डाउट। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जमीन पे जो अनाज आता है, ज्वार, बाजरा, कोई आपके ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, वर्क इन प्रोग्रेस when they are agreed to be severed. ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है, ट्रीज गुड्स है, कब? कब? when we agree to sever them, when we agree to cut them, सीवियर करना मतलब कट करना, तोड़ देना, उखाड़ देना,
Okay, growing crops or things attached to land are goods when we agree to sever them, we agree to cut them. So एक ऐसे झाड़ है, चार झाड़ मतलब जमीन पे है, हम उसे गुड्स बोलेंगे, हम उसे गुड्स तभी बोलेंगे जब वो जमीन से अलग कर दिए जाएंगे या फिर अलग करने का प्रॉमिस, मतलब when they are severed from the land or when they agree to severed from the land, in both the cases we will consider as if it is a goods, otherwise it won't be goods. जमीन के ऊपर जो सॉइल है, जो रॉक्स है, जो चीजें हैं, स्टोन्स है, क्या वो गुड्स है? They will be considered as goods. Or things attached or forming part of land. Things attached मतलब जमीन से जो चीजें अटैच होती है, चिपकी हुई होती है. Things attached or forming part of land, जिसको जमीन का हिस्सा माना जाएगा. Ultimately land is goods. It is not. लैंड इज नॉट गुड्स बिकॉज इट इज नॉट मूवेबल. तो हम ऐसा सोचने के चांसेस हैं कि अगर जमीन गुड्स नहीं है तो सॉइल भी गुड्स नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जमीन का ही पार्ट है. ऐसा हम ना सोचे, इसके लिए इन्होंने कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप ऐसा ना सोचो. इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? शेयर्स गुड्स है, स्टॉक गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, वो गुड्स है. बट व्हेन यू एग्री टू सीवियर इट फ्रॉम द लैंड, या फिर थिंग्स अटैच टू जमीन से चिपकी हुई जो चीजें, या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, इधर जमीन से चिपकी हुई है वो चीजें या फिर जमीन का हिस्सा है, जमीन का पार्ट है, वो सारी चीजें क्या बन जाएगी? क्या चीजें बन जाएगी? गुड्स बन जाएगी. और जो गुड्स जमीन का पार्ट है बट वी डोंट एग्री टू सीवियर इट, देन इट वोंट बी कंसिडर. आइदर हमने सीवियर करना चाहिए या एग्री टू सीवियर करना चाहिए. कट करेंगे या कट करने का प्रॉमिस. जैसे 10 झाड़ है, बांबू के झाड़ है, ओके, और एक ओनर के फार्म में बांबू के झाड़ आए हैं. एक कस्टमर आया, बोले सर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ. ये ओनर है, इसने बोला हाँ हम क्या करेंगे, 10,000 में इसका डील कर देंगे, मैं कट करके रखता हूँ. सो अल्टीमेटली वो बांबू के गुड्स क्या हो गए, बांबू के ट्रीज क्या हो गए? गुड्स हो गए. बिकॉज द ओनर हैज अग्री टू सीवियर इट, अग्री टू कट इट डाउन. हैव यू अंडरस्टूड क्लियरली? अब बोलो ये कितना भी बड़ा ग्राफिक है, कोई टफ है क्या? पांचट है एकदम. सब कुछ समझा? बोलो. ट्री उखाड़ने के बाद वुड, वुड्स. अभी वो ट्री के जो अगर कोई लीव्स कोई बायोडिग्रेडेबल या कोई बनाने के लिए यूज कर सके तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज गुड्स. बट वो उखाड़ने के बाद. शाह एक एक, हाँ, चंदन उखाड़ने के बाद दैट वुड बी वुड. हाँ, तो दैट वुड बी वुड. बिल्डिंग तोड़ के कहाँ बेचोगे? क्या बिल्डिंग के ब्लॉक्स बेचोगे? मटेरियल इज गुड्स. मटेरियल इफ इट इज रीयूजेबल या कोई बाय करना चाहेगा, मतलब क्या बोलना है तेरे को, क्या बोलना है? जमीन तोड़ दी हमने, तोड़ दी तो इसके ये जो टूटी हुई चीजें हैं, जैसे मैंने ये डोर, अभी ये क्या है? इट्स नॉट गुड्स, बट मैंने तोड़कर तेरे को बेचा तो गुड्स है ना. सो आई एग्री टू सिविल. बट ये जमीन मैंने ऐसी, जमीन के मैं पोल्स अगर सेल करने लगी तो एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट. बिल्डिंग इज स्टिल, स्टिल मतलब नॉन मूवेबल, इसके लिए हम बोल रहे कि ये गुड्स नहीं है. हंसने को क्या हो जाता है? खी 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 खी. डाउट सबके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं. डाउट वेगळे, डाउट वर नहीं हंसले, ठीक है. सो गुड्स का मतलब समझा? अच्छा, टेल मी व्हाट इज गुड्स? एनी movable property, any kind of movable property other than and old money can be goods, inclusive of
stock shares, stock shares, growing crops or grass which are agreed to be severe, which are agreed to be cut off, which are agreed to be severe, and things attached or forming part of land. समझ गया? बहुत डिटेल में एकदम, ये बहुत मेन है. गुड्स का डेफिनेशन आता है या गुड्स का मीनिंग है 2:7 में. कौन क्या बोल रहा है? लिविंग लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक मतलब अपने जो गोट या वो सेल करते हैं, लाइव स्टॉक ही हुआ. दैट इज गुड्स. दैट इज इलीगल. इलीगल ना होते हैं. अरे ट्रेडिंग होती थी ना बीच में, कुछ न्यूज मतलब बिफोर, और अभी भी आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पढ़ा है. लड़के अभी भी बहुत सारे स्कैम्स है. कुछ ऐसे टीम्स थे, ग्रुप्स थे जो कि सेल किया जाता है, मतलब लड़कियों को सेल किया जाता है, या ऐसे होते हैं इंडिया से फॉरेन. तो ये तो अल्टीमेटली इलीगल ही है ना, ये तो स्कैम है. बट लाइफ स्टॉक इज अ गुड्स. जैसे बकरी को सेल करना, सेलिंग वो चिकन सेल करना. हाँ, क्या काउ को सेल करना, गुड्स. लाइफ स्टॉक इज अ गुड्स. क्या क्या कल दिखाऊंगी? लिखाऊंगी. हाँ, लिखना तो है ही ना रे. अच्छा हुआ याद. गुड्स का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में. गुड्स का डेफिनेशन. टेल मी, बायर मतलब क्या होता होगा? जो गुड्स को बाय कर रहा है या जो गुड्स को बाय करने के लिए एग्री कर रहा है. एग्जैक्टली. द पर्सन हु बाइज द गुड्स और द पर्सन हु एग्रीज टू बाय द गुड्स. हु कैन बी सेलर? द पर्सन हु सेल द गुड्स और द पर्सन हु एग्रीज टू और विलिंग टू सेल द गुड्स इज नोन एज सेलर. चलो मस्त पैकी नाम लिख लो. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. हाँ लिख लो चलो, 12 मिनट है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ. इसका पेन विन दो. अगर जगह चेंज की है तो अपन सब बुक पेन लेके बैठने का. ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, मेरे टारगेट खत्म हो गया आज का. आज खत्म हो, सच में खत्म हो गया, टारगेट खत्म हो गया शायद. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसमें यूनिट 1 लिखो. तुम लोगों को गुड्स का डेफिनेशन पढ़ाना ही आज का मेरा टारगेट था, और तुम लोगों को समझा नहीं समझा अभी. क्रिस्टल क्लियर. डन. गुड. क्या खत्म हो गई? बुक खत्म हो गई. दूसरे बुक में पीछे के पेज पे लिख. कौन एक बुक में लिखता है सब? कौन? मेरे को डेडिकेटेडली लॉ का बुक चाहिए. एक आध दिन मैंने बुक चेक किया, और अगर तुम लोगों का बुक कंप्लीट नहीं है, जो कि मैंने बहुत टाइम दिया, तो तुमको मैं सीधा क्लास के बाहर आ. मेरे को बुक कंप्लीट चाहिए होता है. अभी आपको बहुत ऐसा लीनियंट, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट मिल रही है, इसके लिए सोगा होने के बाद देख लो. सोगा होने तक का टाइम है तुम लोगों के पास. कर लो कंप्लीट बुक, जितना भी जो भी है. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा. चलो गुड. अच्छा, एक चीज और बतानी रह गई. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है. उसे स्पेसिफिक एक्ट बोला जाएगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल एक्ट. मतलब जिसका कोई नहीं उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जनरली, हाँ, जनरली स्पेशल प्रिवेल्स ओवर जनरल. अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हमें गुड्स के बारे में कोई मालूमात या नॉलेज लेना है, तो हम किसके पास जाएंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पास जाएंगे. अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो क्लॉज ना हो, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे.
और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड्स के रिलेटेड कोई चीज लिखी हो जो कि डिफर करती है ओपिनियन से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, तो वी विल प्रिवेल व्हाट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विल प्रिवेल. सो स्पेशल विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल पार्ट ना. वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक रूल है. क्या रूल है? माइनर कैन नॉट बी और माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रूल है? हाँ रूल है. बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 में ऐसा बोला है कि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी. हम मानते किसको है? पार्टनरशिप एक्ट को मानते हैं. जनरली स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर जनरल. स्पेशल है तो हमने उसके पास जाना है, अगर स्पेशल नहीं है तो जनरल में. और जनरल और स्पेशल में दोनों में वो चीज लिखी है तो स्पेशल विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल. ये चीज ध्यान में रखो. टिल सीए फाइनल. हाँ चलो लिखो. सोगा का नाम लिखा, उसके नीचे लिखो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई. मेरा एक्चुअली पता है क्या टारगेट था. हाँ एग्जैक्टली. बट आई थिंक इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. अभी मैं चाहती हूँ गुड्स का डेफिनेशन आप. मैंने जो लिखा है वो लिखोगे क्या डेफिनेशन, या तुम लोगों को अलग ग्राफ में डिक्टेट करूं क्या? ग्राफ मैंने जो बनाया. बट आपको ग्राफ में मैंने कुछ हिंदी चीजें लिखी है वो आपको समझने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लिखा रही हूँ आपको. अभी एक काम करो, ग्राफ लिखो चलो जल्दी, जरूरी है. देखो आपका बुक आपको लैंडस्केप करना है तो आप पूरा ऐसा ग्राफ रहेगा. अभी बोल रही हूँ वापस बोलोगे बोला नहीं. अच्छे से लिख लो लैंडस्केप बुक करके, आड़ा बुक करके लिख लो. अब तू किधर गया? गुड्स मीन्स अभी अपन इंक्लूड वाली चीजें करेंगे, एक्सक्लूड वाली चीजें करेंगे. करेंगे मतलब लिखेंगे, ऐसा लिखो ना. जूम भी करना है, पूरा भी दिखाना है, कैसे पॉसिबल होगा? इंक्लूड्स में ग्राफ बड़ा है. इंक्लूड्स में ग्राफ बड़ा है और जो हिंदी में लिखा है वो पूरा वैसा की वैसा लिख देना, सो दैट आप जब भी रीड करोगे ध्यान में आएगा. डन. इतना लिखा. एक्शनेबल क्लेम के नीचे ऐसा लिखना, एक ऐसा रिसिप्ट जिसमें सामने वाले पे एक्शन लेने का अधिकार होता है, जो भी है. क्यों रे बाबा, फोटो जूम करके नहीं दिख रहा है? अच्छा हुआ बच्चे स्वीट हो गए, ज्यादा मस्ती तो नहीं करते. कहा? क्लैरिफिकेशन या एडिशन? इसमें ज्यादा मस्ती करने वाला ये गौरव ही है, ये वाले बैच में. बोला भोला और मस्ती वाला में फर्क है. बट क्लास में मस्ती, लड़कियां क्या बोल रही देख, बराबर बोल रही है. मस्ती खोरी है तू. द एक्शन विज टेकन टू रिकवर द मनी. नहीं, अभी अभी ये जो मैंने लिखे वो वैसी की वैसी लिख के ले लो. एक ऐसा रिसिप्ट जिसपे सामने वाले पे पैसा लेने का एक्शन ले सकते हैं. सामने वाले से क्या, थोड़ा मैनेज करके लिख लो ना. हिंदी हिंदी मराठी में भी लिखो तो. एक्शनेबल क्लेम इज अ रिसिप्ट
Actionable claim is a receipt from which we can recover money from another party. We can recover money from another party by taking an action. We can recover money from another party by taking an action. Done? क्या तुम लोगों को मतलब कितने हिंदी भी नहीं आती है? हर चीज का इंग्लिश ही चाहिए. एग्जाम्पल लिखो लिखो. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, डेट, चेक. चेक का एग्जाम्पल तो इनफैक्ट मनी में आना चाहिए, है ना? चेक इज अ मनी. डेट्स लिखो. नहीं रे बाबा, चेक गुड नहीं तो चेक बुक काय की गुड? बंच ऑफ चेक्स. नो नो नो. शेयर इज गुड्स. बंच ऑफ शेयर इज ऑल्सो गुड्स. स्टॉक. बेचते थोड़ी है वो, उनके काम के लिए लाते है कि नहीं? वो खरीदते नहीं है बेटा, बनवाते हैं. बनवा कोई चेक बुक खरीदता नहीं है, बनवाता है अपने अपने हिसाब से. हाँ, चार्जेस लगते हैं. मतलब तुम एज अ कस्टमर अगर चेक ले रहे हो, चेक बुक, तो यू नीड टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस. दैट इज नथिंग बट बैंक चार्जेस. दैट इज नॉट मतलब कंसिडर एज सेल. वो पेपर का टुकड़ा खरीदने के लिए पैसा देते हो आप लोग. सो पेपर इट्स नो. 2 बजे के बाद नेक्स्ट लेक्चर में. There are certain disciplines which you need to follow. If you're coming for the next lecture, don't come in between. I know, but 2 बजे अगर कोई आता है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मैं 2 मिनट पहले लू? इसके पहले भी मैंने अमनी को डाटा हुआ है वो सेम चीज के लिए. देर आर सर्टन डिसिप्लिन. क्या बोला? हाँ, ये ओल्ड कॉइन सब लिखो. हाँ, सब लिखो. अभी मैम ऐसा पढ़ाती है इसके लिए तुम लोग, बट एग्जाम में तुम नहीं मैम के गुणगान गाओगे. बोलोगे वाह मैम ने क्या पढ़ाया है, लोगों को लिखते नहीं आ रहा है, आप लिखते रहोगे. चलो, ये साइड लिखो अभी. चलो चलो चलो. 1 मिनट लेट हुआ तो तुम लोग नहीं करोगे ना वो लोगों जैसा. हाँ, होशियार बच्चे. चलो फटाक से लिखो यार, और बहुत कुछ लिखवाना है. गुड्स का मीनिंग तो लिख लेना. ये मीनिंग है. लिवलं का? लिवला. लिवा पटपट. When they agree to be severed. If yes, then goods. Yes. ये रेती पत्थर ऐसा भी लिख लो. क्या करना है? क्या हुआ साहिल? वो सुमित आना बंद कर दिया क्या? डेमो का था क्या वो? अच्छा. So he's not continuing the class. सोगा में आपको बहुत मजा आएगा. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक तो क्या है, 4 ही यूनिट है. एंड आपको अभी बहुत सी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता है. सो यू विल एंजॉय. बस मेरे को मैं पढ़ाते वक्त शांति चाहिए.
और हर एक एक बेंच पे या ऐसे दो कोने में बैठे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करो भले कल से ऐसा एक्सरसाइज फॉलो करो। इधर के तो एक एक लाइन में एक एक बैठेगा और इधर बेंचेस बड़े तो एक कोने में ऐसा बैठा करो। किसी से बात ही नहीं हो पाएगी। हाँ बोलो। मेरे को 6, 7, 8, 9 यूनिट के होमवर्क पूरे क्वेश्चंस चाहिए अभी। अगले महीने नहीं, इसी महीने को, मंडे। हाँ बस अभी कितना लिख रहे हो गया ना? नहीं हुआ? मेरे लिए टास्क हो गया ना ये अभी। तुमको और उनको इक्वल लेवल पे रखना। चलो बस हो गया अभी, बचा हुआ कल।